का मैं संजीव कुमार का। आज हम बात कर रहे हैं ईयर एंड फाइनेंशियल क्लोजिंग की। मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनेंशियल क्लोजिंग करनी होती है और साथ में ऑडिट कराना होता है, दोनों चीज़ें हैं। पहले हम फाइनेंशियल क्लोजिंग की बात करेंगे। कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर, टीपीए के केस में आपको आईआरडीए रेगुलेशंस, बैंकिंग के केस में आरबीआई रेगुलेशंस, और इसके अलावा हेड ऑफिस भी कुछ गाइडलाइंस देता है। जैसे दे सकता है कि आपको अपना जो ब्रांचेस को कितना बैलेंस रखना है डिस्बर्समेंट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, उसकी कोई लिमिट दे सकता है। तो उसकी गाइडलाइंस अलग होती है। उसके हिसाब से सारा ईयर एंड क्लोजिंग होती है। उसके किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जनरली इन जनरल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सी द थिंग इज, हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू देने जा रहे हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है एंड कैश फ्लो है, वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू हमारी यानी कंपनी की आर्थिक स्थिति की देती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन की जो वैल्यू है वो ट्रू एंड फेयर देती है। इसको दिखाने के लिए जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, ठीक है, उसमें अगर कुछ कमी पेशी है तो उसको हम ठीक करते हैं। जनरली कई लोग पीरियडिकली भी करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ज़्यादातर लोग ईयर के एंड में आके करते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो ईयर के एंड में आपको देखनी पड़ती हैं? सबसे पहली बात है, क्योंकि हम एज ऑन 31 मार्च के आपको अकाउंट्स दे रहे हैं, तो एज ऑन 31 मार्च तक जो भी इनकम ड्यू हुई है, लेकिन सपोजिंग उसकी इनवॉइस नहीं आई और आपने इनकम में बुक नहीं किया, तो उसको एज एन अनबिल्ड इनकम दिखाना पड़ता है। तो वो अनबिल्ड इनकम एक आपको बनानी पड़ती है, वो ऐड हो जाएगी। और पिछले साल भी आपने बनाई होगी, उसमें से कुछ बुक हो गई होगी तो वहाँ से वो चली गई होगी, कुछ नहीं बुक हुई तो वो पड़ी होगी, वो इस अनबिल्ड में ऐड हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट अनबिल्डिंग। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यस, जिस तरह से हमने इनकम की बात की, वैसे ही एक्सपेंसेस की बात। वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए लेकिन जिनकी इनवॉइस नहीं आई और हमने बुक नहीं की, उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को एस्टिमेट निकालने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कुछ एवरेज बेसिस पे, कुछ पिछले महीनों के हिसाब से, तो डिफरेंट। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक्सपेंसेस जिनका टीडीएस करता है, उनका आपको टीडीएस करना पड़ेगा। तो इसके लिए वही ना, काफ़ी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो ऑडिटर्स क्या चाहता है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पर उसके लिए मेरे जैसा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉलोअप रखना पड़ेगा। हम क्या कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ टीडीएस कटना है वो इनवॉइसेस सारी आप पहले ही लिया। कभी कभी मैंने देखा कि जुलाई की एक्सपेंसेस की इनवॉइसेस अभी तक नहीं आई। अरे, सारे एक्सपेंसेस एटलीस्ट जहाँ टीडीएस करता है मंगा के रखिए, ताकि इनवॉइस बुक हो और टीडीएस कट जाए करेक्ट, या एग्जैक्टली क्या अमाउंट है टीडीएस का पता चल जाए। क्योंकि एवरेज बेसिस पे अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो फिर आप टीडीएस एवरेज बेसिस पे करेंगे तो वो कम पेशी हो सकता है। तो बेटर है सारी इनवॉइसेस आप ले लीजिए और एग्जैक्ट टीडीएस काटिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो मैं स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, टैक्सेशन है, ये आप हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और मेरा ये असूल है कि कहीं पे भी सपोजिंग आपको समझ नहीं आ रहा कि टैक्स 2% करना है या 10% कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल के केसेस में, तो ज़्यादा काट लो, अपने वेंडर से बात करके, वो ज़्यादा अच्छा है, गो फॉर इट। तो ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें जनरली ये है, और इसके अलावा जो आपके पास एडवांसेस खड़ी हुई हैं,
सपोजिंग ट्रेवलिंग एडवांस है, एक कोड 520, मैं टीपीए की बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ और ब्रोकर्स की भी बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ टू बी प्रिसाइज, पर स्पेशल जो इंश्योरेंस कंपनी में या टीपीए में होता है वो भी लेता हुआ चलूँगा। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, उसका एक देखिए ट्रेवलिंग एडवांस का कोड था 5201। आज मुझे छोड़े हुए 12 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन स्टिल मुझे याद है कि उसका ट्रेवलिंग एडवांस का कोड, देखिए 12 साल से ज़्यादा, लेकिन इतना एक्सपर्टाइज और इतना था कि काम करते थे कि आज तक याद है। 5201 इज ट्रेवलिंग एडवांस, 5202 इज सैलरी एडवांस, 5203 फेस्टिवल एडवांस, 5207 अच्छा LTS। तो जो जो एक्सपेंस से कनेक्टेड एडवांसेस हैं, अगर ट्रैवलिंग है जैसे और ट्रैवलिंग शुरू हो गई है तो उसका भी आपको एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा, तो ताकि एग्जैक्ट एक्सपेंस हम दे सकें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर क्या होता है, जैसे पेटी कैश है, अपने ब्रांचेस को दे रखा है 10,000, जनरली हम जब रिप्लेनिश करते हैं तब एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, तो एज ऑन 31 मार्च 10,000 दिखा रहा होगा जबकि 4,000 के खर्चे हो चुके हैं, तो वो 4,000 के खर्चे आप डेबिट करके पेटी कैश को 6,000 दिखाइए। तो ये सब चीज़ें क्लोजिंग के टाइम ध्यान रखती है। आजकल तो NEFT से होता है पेमेंट, अगर चेक से होती है तो 3 महीने से ज़्यादा के जो हैं वो अनप्रेजेंटेड हो गए हैं तो वहाँ चले जाने चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इंश्योरेंस कंपनी में जैसे था हमारा कैश ऑन चेक्स इन हैंड 31 मार्च के बाद जो आए, जो पहले 31 मार्च के एंड में जो आते हैं लास्ट में, जो जमा नहीं हुए तो वो बैंक में तो नहीं गए, तो इन हैंड है, वो दिखाने पड़ते थे। बैलेंस कितना रखना है वो एक चीज़ है। इंश्योरेंस कंपनी में कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आउटस्टैंडिंग क्लेम। यस, आउटस्टैंडिंग क्लेम तो ऑडिट तक, देखिए ऑडिट तक अगर आपको नई रिपोर्ट आ जाती है, नया कुछ खुलासा हो जाता है तो उसके हिसाब से आपने चेंज करना है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और टीपीए के केस में आउटस्टैंडिंग क्लेम्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आउटस्टैंडिंग क्लेम्स की, उनका तो मेजर है क्लेम इनकम, और जो होता है आउटस्टैंडिंग क्लेम प्लस पेड क्लेम्स माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, तो उनको आउटस्टैंडिंग क्लेम्स चाहिए, तो मेडिक्लेम के आउटस्टैंडिंग क्लेम्स के लिए वो टीपीए के पास आएंगे, तो टीपीए को तैयार करके देने होंगे, तो यहाँ टीपीए का रोल आया, अपनी अकाउंटिंग में तो नहीं आता उनका। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर डेप्रीशिएशन एज पर लॉ देना है, टैक्स ऑडिट में एज पर इनकम टैक्स एक्ट देना है, तो लेकिन यहाँ एज पर लॉ देना है। तो ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब फॉलो करना है, तो लीज इक्वलाइजेशन, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू है आपकी पॉलिसी जो है, टीपी के केस में पॉलिसी जो है आगे तक जा रही है तो अगले साल में आएगी, तो रेवेन्यू को अपने बांटना है, अगले साल की अगले साल में डाली और पिछले साल की यहाँ आई होगी, दोनों एडजस्ट करनी है, तो ये ख्याल करना है। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट बनाना, बैलेंस शीट्स उससे बनाना करेक्ट बनाना, इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा बैलेंस नहीं रखना चाहिए बैंक में, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एज ऑन 31 मार्च। स्पेशली जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिन्हें अपना शेयर आगे जाने का एक ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली उनको भी अच्छी पोजीशन होगी, जितनी अच्छी पोजीशन आपकी बैलेंस शीट की होगी, आपके बिजनेस की होगी, शेयर का प्राइस उतनी ज़्यादा होगा, बट करेक्ट पिक्चर हैज़ टू कम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, करेक्टनेस इज इम्पॉर्टेंट। फिर ऑडिट होता है, लोग ऑडिट से बहुत घबराते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था ऑडिट, बिकॉज इवन एज अ फाइनेंस इंचार्ज, अकाउंट्स इंचार्ज में ऑडिटर के हिसाब से चलता था, आई वॉज मोर एन ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या चाहता है उसका सब ख्याल करके मैं आगे बढ़ता था, तो शुरू से ही ख्याल रखता था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, बल्कि मैं खुद ही कहता था कभी कभी ये चेक करो वो चेक करो। तो आई रियली ऑडिट, क्योंकि मैंने इतने ऑडिट कराए हैं और किए हैं। इंश्योरेंस कंपनी में तो मैं रीजनल ऑफिस में था जब था, तो 10 डिविजनल ऑफिसर थे, उनके ऑडिट भी मैं खुद कराता था, और आर का मेरा 11 7 साल 77 तो यही हो गए, फिर 5 साल टीपीए में, तो उसके बाद ड्यू डिलिजेंस ऑडिट कराया,
कई स्टेचुटरी ऑडिट ही मतलब 80 से ज़्यादा कराए मैंने। उसके बाद इंटरनल ऑडिट्स बहुत सारे कराए थे। फिर इंश्योरेंस कंपनी में अपना आर के ऑडिट होने के बाद फिर मुझे दूसरे आर में भेजा जाता था, फिर एच भी जाता था। तो और ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग था। तो जनरली बाकी आरओज में ऐसा नहीं होता था। जो रीजनल अकाउंट्स का इंचार्ज होता था वो एक लिस्ट बनाता था और आरएम को दे देता था, रीजनल इंचार्ज को, कि सर ये इस डिवीज़न ऑफिसर का अकाउंट्स और ऑडिट नहीं आया। वो खुद नहीं जाके कराता था। हेड ऑफिस से उसको रीजनल इंचार्ज को जब डांट पड़ती थी तो वो अकाउंट्स का जो इंचार्ज है वो बताता था कि सर इस डीओ से नहीं आया, और डीओ को फ़ोन करता था। तो बड़ा टेंशन में होते थे लोग। लेकिन मेरे आरओ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब आज जब भी बाद में भी मिलता था मैं रीजनल इंचार्जेस से, वो बोलते थे यार तेरे राज में बड़ा ही आराम रहा, उन्हें पता ही नहीं होता था कि ऑडिट चल रहा है। और आरओज में तो हालत खराब, मैं तो सिर्फ साइन करने के लिए बुला रहा था। तो क्योंकि इसके लिए शुरू से प्रिपेयर करके चलना पड़ता था। बाकी लोगों को बोला जाता था कि 31 मई से पहले दो, और मुझे बोला जाता था कि 15 अप्रैल से पहले मत देना, मैं तो 7-8 अप्रैल को ही देता। लेकिन 15 अप्रैल को हमारी तब एक इंटर ऑफिस की मीटिंग हुआ करती थी। वही ना, तब के कोड अभी तक याद है, 5101 को इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में ये सब रिकॉन्सिलेशन करने पड़ते हैं दूसरे ऑफिसर्स के साथ जो आपका लेना देना है, फिर को इंश्योरेंस के साथ जो आपका लेना देना है, कहीं आप गलत चीज़ तो नहीं दिखा रहे। तो 5101 ओरिएंटल का था, जहाँ ओरिएंटल लीडर है, अगर हम लीडर हैं तो 5111, 5113 नेशनल का। ऐसे आज तक याद है क्योंकि इतना एक्सपर्टाइज लिया और इतना एक्सपीरियंस लिया ना, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। तो मुझे आई रेलिश ऑडिट्स। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी रेलिश करना चाहते हैं ऑडिट्स, तो एक ऑडिटर की नज़र रखिए और शुरू से ही ठीक करके काम चलिए, और फिर ऑडिट कराने में मज़ा आता है। और पब्लिक सेक्टर में तो फिर LFR भी होता है, 609 की रिपोर्ट भी होती है, काफ़ी कुछ होता है, दैट हैव्स टू बी टेकन केयर। TPA के केस में तो मेनली यही है। हाँ, अब 31 मार्च को ग्रेचुटी का आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक्चुअली से, तो वो आप ले लेंगे। और फिर लीव, तो कहीं पे भी आपको अगर एक्सपेंस प्रोवाइड करना है किसी कारण से, तो वो, क्योंकि ऑडिटर को डील करने के भी कई तरीके होते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले तो आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, फिर यू हाउ टू नो कि कैसे डील किया जाए, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आई रियलिश अकाउंट्स एंड ऑडिट फाइनेंशियल्स को क्या कहते हैं, ईयर एंड फाइनेंशियल्स, आई लव ऑडिट, उसकी एक्सपर्टाइज है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इन नटशेल दे दूँ क्या क्या ख्याल रखने पड़ते हैं, क्या क्या ख्याल रखिए आप। कोई और ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू।